हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के मैथ्स के रियल नंबर के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। जो लेमा है आपका, वो एक तरीके का प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे ये हमें पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये चीज हमें पहले से पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सन सेट्स इन द वेस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। अब हमने क्या किया, हमें ये पहले से पता था कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा प्रूवन स्टेटमेंट है, ये हमें पहले से पता है। तो उस बेसिस पे हमने ये बोल दिया कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये है हमारा एक तरीके का लेमा। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है उसे हम बोलते हैं एल्गोरिदम। एग्जांपल्स के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप बीमार हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा तो आप दवाई खाएंगे, फिर जाके आपकी तबीयत ठीक होगी। तो ये क्या है, ये एक तरीके का आपका एक प्रोसीजर है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिन्हें आप फॉलो करेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बीमार होना क्या है, एक तरीके का आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ठीक हो गए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वेल डिफाइंड स्टेप्स है। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि 27 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। अगर हम 3 से 28 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। अगर हम लोग 3 से 29 को डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। तो क्या इस डिवीजन प्रोसेस में ये हम बोल सकते हैं कि ये 3 क्या है, हमारा डिवाइजर है, और ये 9 क्या है, हमारा कोसेंट है, और ये बचा हुआ पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग डिवाइजर में कोसेंट का मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग डिवाइजर में कोसेंट का मल्टीप्लाई कर दें और उसके साथ अगर हम लोग रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमें यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहां से हमें डिविडेंड मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये मिल सकता है। देखिए डिविडेंड क्या है हमारा, यहाँ पे 27 है, ठीक। डिवाइजर क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। इंटू कोसेंट, कोसेंट क्या है हमारा, यहाँ पे 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या इस केस में हमारा 0 है, तो इस साइड हमारा 27, 3 9 या 27। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो दोनों सेम हो गया है। यही सेम टू सेम, यही चीज डिवीजन की ये जो प्रोसेस है यही हमारी लेमा कहलाती है। अगर इसे हम ध्यान से देखें, ये इस तरीके से है कि A इक्वल्स टू BQ प्लस R। अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि A हमारा क्या है, डिविडेंड है, और B हमारा क्या है, डिवाइजर है, और Q हमारा कोसेंट है, और R हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है। तो अगर हम लोग
बी से ए को डिवाइड करें, कोसेंट आर हो और हमें रिमाइंडर आर मिले, तो यही है हमारा लेमा। मतलब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 27 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर यहाँ पे हमारा 3 था और कोसेंट 9 था, प्लस रिमाइंडर 0 था तो हमने 0 लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम इस वाले डिवीजन में देखें तो हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा डिवाइजर है, तो डिवाइजर, तो हम कर सकते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट। कोसेंट क्या है यहाँ पे हमारा क्यू है, क्यू प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आर, और ये इक्वल है किसके इक्वल है, डिविडेंड के, मतलब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यही है हमारा लेमा। अब इसमें एक कंडीशन होता है कि जो आपका रिमाइंडर आर होता है, जो आपका रिमाइंडर होता है यहाँ पे आर से है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के b के बीच में होता है। r की वैल्यू 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इस वजह से r की वैल्यू हमेशा ही b से छोटा होगा, लेकिन 0 या फिर उससे बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए ये देखिए हमने पहले आपको 3 डिवीजन दिखाया है। सबसे पहले में जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, ये याद रखिए। सेकेंड में हम लोगों ने क्या किया, 3 से ही डिवाइड किया है, अब की बार रिमाइंडर हमें 1 मिला है। फिर से हम लोगों ने 3 से ही डिवाइड किया है, अब रिमाइंडर हमें 2 मिला है। हम कितना भी डिवाइड कर ले, किसी भी नंबर को जो हमारा डिवाइजर है उससे छोटा ही रिमाइंडर आएगा। कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू जो है आपके डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता है। यही चीज कहा गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। आपके एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो यही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और एक कंडीशन ये था कि r की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के b के बीच में होगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है और यहाँ पे नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग ये मान ले, अगर हम लोग ये मान ले कि a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को हम लोग इससे कंपेयर करें, इससे या इससे, तो यहां से हमें b इक्वल्स टू मिल जाएगा। b इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों में 4 मिल जाएगा। तो यहां से ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यू है तो 4 हो जाएगा। q के स्थान पे, q की जगह पे q ही रहेगा, r हमारा r ही है। और अब क्या होगा, अभी हमारी r की वैल्यू 0 से b के बीच में था, अब हो जाएगा r की वैल्यू 0 से b इक्वल्स टू क्या है 4 के बीच में। अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे b के स्थान पे क्या रहेगा 4 रहेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि r की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। यहां से हम बोल सकते हैं कि r इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 है, 3 भी है, लेकिन 4 नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो r की हमें 3 वैल्यू मिल गई। तो अब यहां से हम लोग एक एक केस बनाकर चेक करते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, r इक्वल्स टू 0, हम पहला वाला केस ले रहे हैं। तो अब क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू यहाँ पे 4q प्लस r क्या है हमारा 0 यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा a इक्वल्स टू 4q हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग केस सेकेंड को देखें तो यहाँ पे क्या होगा, r इक्वल्स टू 1,
अब इस केस में क्या होगा, अगर हम a की वैल्यू निकालें तो यहां पे हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 4q प्लस r, और r इक्वल्स टू क्या है 1, तो यहां से हमें मिल गया a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। इसी तरीके से हम लेते हैं केस नंबर थर्ड। अब इसमें क्या होगा, हम r इक्वल्स टू 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, अब हम लोग 2 लेंगे, तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस r क्या है हमारा, यहां से 2 है, 2 हो जाएगा। अब एक केस और बचा, 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब बचा 3। तो अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 4। इसमें क्या लेंगे हम लोग, r इक्वल्स टू 3 लेंगे, तो यहां से हमें a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4q प्लस r की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहां से मिलेगा a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। कोई भी हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, केस फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेयर q इज सम इंटीजर, q हमारा कोई इंटीजर है, तो ठीक। अब देखते हैं, अगर q हमारा कोई इंटीजर है और उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हमारा इवन नंबर है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ये नंबर ओवरऑल हमारा इवन हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया इवन। केस सेकेंड को देखते हैं, अगर हमारा 4q इवन है, तो अगर हम लोग इवन में 1 ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया ऑड। केस थर्ड को देखते हैं, यहां पे 4q क्या है हमारा इवन है, अगर हम लोग इवन में 2 ऐड करेंगे तो ओवरऑल ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 4 को, तो अगर हम लोग इस नंबर को ध्यान से देखें तो 4q क्या है हमारा इवन है, और इस इवन में हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं, तो इवन में हम लोग ऑड को ऐड कर रहे हैं, तो ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। देखते हैं, पहले केस में क्या है हमारा, r इक्वल्स टू 0 पे इवन है, 4q के फॉर्म में है, ये हमें नहीं चाहिए था। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, 4q प्लस 1 जो हमें चाहिए था। कैसे नंबर होना चाहिए, ऑड इंटीजर, और ये हमारा क्या है, ऑड ही आ रहा है, तो ये वाला केस हमें चाहिए था। अब केस नंबर थर्ड को देखते हैं, यहां पे क्या है 4q प्लस 2 जो कि आपका इवन है, हमें ऑड चाहिए था, तो ये वाला भी केस हमें नहीं चाहिए। और ये भी आप देख सकते हैं कि हमें 4q प्लस 2 ये कहीं भी प्रूव नहीं करना है, हमें क्या करना है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो 1 वाला यहां पे था। अब हम लोग देखते हैं 3 वाला। अब हमारा केस नंबर 4 है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये नंबर हमारा ऑड है और किस फॉर्म में है, 4q प्लस 3, तो ये वाला हमें चाहिए था। तो यहां से हमारा केस नंबर सेकेंड और केस नंबर 4 ये दोनों इस वाले पूरे स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि ये एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व होगा। तो अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले वाला था। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि ये बोलता था कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होती थी 0 और b के बीच में होता था। कभी भी r की वैल्यू b नहीं हो सकता है और 0 या फिर उससे ज्यादा ही होगा। तो हम ये मान ले कि a हमारा, अगर हम ये मान ले कि a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू, अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, b इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे b इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा, अब हम a की वैल्यू लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, b की वैल्यू क्या है 2q प्लस आर, r के जगह पे r ही रहेगा।
और अब क्या होगा, इस r की वैल्यू क्या होगी 0 और b के बीच में था, b की वैल्यू क्या है 2, तो 0 और 2 के बीच में होगा। तो यहां से हम r की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, यहां से r इक्वल टू मिलेगा 0 और 1, 2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये वाला इक्वल वाला साइन नहीं है, तो यहां से हमें r की वैल्यू मिल जाएगा 0 एंड 1। अब हम लोग इसे भी केस बना के सॉल्व करेंगे। सबसे पहला केस देखते हैं, अगर हम केस नंबर फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा r इक्वल टू 0 होगा। अब अगर हम r इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो हमें a इक्वल टू क्या मिलेगा 2q प्लस 0, 0 का कोई मतलब नहीं, तो a इक्वल टू 2q हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम लोग केस सेकेंड को देखें, तो यहाँ पे क्या होगा r इक्वल टू 1, 0 ले लिया हम लोगों ने, अब 1 लेना था तो हम लोगों ने 1 ले लिया। अब अगर हम r की वैल्यू 1 इसमें पुट करें, तो यहाँ पे हमें a इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस 1। इसमें 2 ही केस बन सकते हैं मैक्सिमम, पिछले वाले में 4 केस बना था, इसमें 2 ही बन रहा है। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट एवरी इवन इंटीजर, ये आप याद रखिए, इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q, सभी इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होंगे। देखते हैं केस फर्स्ट को। अब q क्या है, q हमारा कोई भी इंटीजर है। अगर हम किसी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इवन हो जाएगा, इसका मतलब ये 2q क्या है, इवन है, तो ये नंबर हमारा इवन हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब क्या बोला गया, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। हमारा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। देखते हैं अब हम केस नंबर सेकेंड को। यहां पर क्या है, ये हमारा a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 है, और 2q क्या है, हमने ऊपर देखा इवन है। अगर हम लोग इवन में 1 को ऐड कर दे, 1 क्या है हमारा ऑड है, इसका मतलब अगर हम लोग इवन में ऑड को ऐड करेंगे तो ओवरऑल नंबर क्या मिलेगा, हमें ऑड मिलेगा। यही चीज बोला गया है आपको यहाँ पे कि हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। ये नंबर a हमारा है 2q प्लस 1 के फॉर्म में और ऑड है। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल्स को कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। लेमा हम लोग देख चुके हैं, एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए इसका जो यूज होता है वो 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए यूज होता है। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है और वो दोनों नंबर क्या है हमारे 420 एंड 130 है। अगर इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके निकाल सकते हैं। अच्छा, किस मेथड से निकालते हैं, ये मेथड हमारा कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या होता है, देखिए अभी तक जो आप लोग डिवीजन पढ़ के आए हैं वो एक नॉर्मल डिवीजन है। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। इसी एग्जांपल को लेते हैं। देखिए इसमें 2 नंबर है, पहला है 420, दूसरा है 130। इन दोनों नंबर में हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है। छोटा नंबर क्या है हमारा 130, ठीक। बड़ा क्या है हमारा 420। छोटे वाले नंबर से हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3 टाइम जाएगा ये, तो यहां से हमें मिल जाएगा 390। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 3। अब क्या होगा, देखिए अभी तक अगर आप नॉर्मल डिवीजन करते तो बस यहीं तक करते, ये आपका डिवाइजर, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है जिसका यूज करके हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा रिमाइंडर है इसे हम यूज करेंगे एज ए डिवाइजर की तरह। ये हमारा डिवाइजर बन गया। अब अभी तक जो हमारा पिछला डिवाइजर था, अब ये बन जाएगा डिविडेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 130। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे मिलेगा हमें 120
अब अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 10। देखिए क्या हुआ, अभी हमारा रिमाइंडर 30 था, उसे हम लोगों ने डिवाइजर बना दिया। अब फिर से हमारा रिमाइंडर 10 आ रहा है, अब फिर से इसे हम डिवाइजर बना देंगे, और जो इसके पहले वाला डिवाइजर था अब ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। अब फिर से डिवाइड करेंगे 3, 30, यहां पे मिल जाएगा हमें 0। तो अब क्या हुआ, अब जाकर के फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 मिला है हमें। तो इस मेथड में हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसे हम लोगों ने डिवाइजर बना दिया, और जो हमारा पिछला डिवाइजर था उसे हम लोगों ने डिविडेंड बना दिया। फिर से हम लोगों ने डिवाइड किया, 10 यहां से रिमाइंडर मिला, इस 10 को हम लोगों ने डिवाइजर बना दिया फिर से, और जो पिछला डिवाइजर था वो बन गया यहाँ पे हमारा डिविडेंड। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए हमें अपने डिवीजन को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर है, जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे हमें HCF 10 मिलेगा। देखिए क्या किया हम लोगों ने, ये वाला क्या था हमारा डिवाइजर था, हम लोगों ने डिवाइड किया, 30 हमारा रिमाइंडर था, लेकिन यहाँ पे फिर से डिवाइजर बन गया, और पिछला वाला डिवाइजर हमारा डिविडेंड बन गया। यही प्रोसेस हम फॉलो करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, वो लास्ट वाला डिवाइजर जो रिमाइंडर को 0 बना रहा है वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे हमें HCF 10 मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ 420 एंड 130 इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकालते हैं। तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। यह आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल 1 है। इसमें आपको क्या करना है कि ये 2 नंबर गिवन है, इसका आपको HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो देखते हैं क्या करना है। इन दोनों नंबर में सबसे पहला काम क्या है कि सबसे छोटे नंबर को फाइंड करना। तो इन दोनों नंबर में जो सबसे छोटा है वो है हमारा 4052। अब छोटे वाले नंबर से हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा अब इसे हम ट्रीट करेंगे एज ए डिवाइजर, और जो हमारा पिछला डिवाइजर था अब यहाँ पे बन जाएगा डिविडेंड, और फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब हमारा रिमाइंडर 272 मिलेगा। अब ये हमारा रिमाइंडर फिर से क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और पिछला वाला डिवाइजर हमारा बन जाएगा डिविडेंड। इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को हम लोग करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा उस टाइम पे अपने इस डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और ये देखेंगे कि हमारा लास्ट वाला कौन सा डिवाइजर है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 है। लास्ट वाला डिवाइजर जो होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग HCF ऑफ 4052 एंड 12576 अगर हम लोग इस नंबर का HCF निकालेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से किस तरीके से HCF निकालते हैं। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जांपल्स भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल 1 है। क्वेश्चन आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फीस है और 130 उसके पास बादाम बर्फीस है, और वो इन दोनों को इस तरीके से रखना चाहता है कि उसके ट्रे का मिनिमम एरिया हो और हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीस हो। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम मान लें कि इन सभी काजूस को वो इस तरीके से स्टैक में रख रहा है, टोटल X स्टैक है, और अगर इसी तरीके से इसको देखें तो इसमें अगर हम मान लें कि टोटल Y स्टैक है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीस होने चाहिए। मतलब अगर यहां पे एक स्टैक में
n बर्फी होगा, तो इधर भी हर एक स्टैक में n बर्फी होगा। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि टोटल x स्टैक है और हर एक स्टैक में n नंबर ऑफ बर्फीज है, तो टोटल कितने बर्फीज हो जाएंगे? 420। इसी तरीके से यहां देखते हैं, इसमें टोटल आपके y स्टैक है और हर एक स्टैक में n नंबर ऑफ बर्फीज है, तो टोटल कितने बर्फीज हो जाएंगे? 130। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये हम कह सकते हैं कि x इंटू एन इक्वल्स टू 420, यहाँ पे y इंटू एन इक्वल्स टू 130। ये मेरा बताने का एक ही मकसद था कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में n कॉमन है और जो पोर्शन कॉमन होता है दोनों में वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है और उस HCF की वैल्यू क्या होगी? n होगी। अब इस HCF को निकालने के लिए आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे और मैं पहले वाले एग्जांपल्स में आपको बता चुका हूं कि 130 एंड 420 का HCF किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपको HCF मिलेगा वो 10 मिलेगा। पिछले वाले एग्जांपल्स में हम लोगों ने किया है, अगर आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। यहां से HCF हमें 10 मिलेगा। ज्यादातर लोग आपको यही बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट HCF निकाल लीजिए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि HCF क्यों निकालना है और कैसे निकालना है। तो ये HCF निकालने का एक तरीका था, ये हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका था और ये पता करने का कि HCF निकालेंगे या फिर LCM। तो ये तरीका है एक, इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मेथड फर्स्ट है, जिसकी हेल्प से हम लोग HCF निकाल रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि HCF निकालना है या फिर LCM। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, इस वाले पोर्शन को हम इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन को फिर से पढ़े तो क्या करना है हमें? देखिए हमें ये नहीं बोला गया है कि सेम नंबर ऑफ स्टैक होंगे। स्टैक इधर x है इधर y है, लेकिन हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बर्फी सेम होगा। अगर इधर n है तो इधर भी n होगा। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो n की वैल्यू होने वाली है वो कभी भी 130 से ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही 420 से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब आपको यहां से अंदाजा लग जा रहा है कि हर एक स्टैक में, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर एक स्टैक में कितने बर्फी होंगे, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हम लोग कितना भी जोर लगा लें कभी भी एक स्टैक में 130 से ज्यादा बर्फी नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम है। मिनिमम कितना हो सकता है? हो सकता है कि टोटल 130 स्टैक हो और हर एक स्टैक में 1 बर्फी हो। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्टैक में 130 टोटल बर्फी हो और इधर भी यही हो सकता है टोटल 420 स्टैक हो और हर एक स्टैक में एक बर्फी हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्टैक में 420 टोटल जो है हमारे एक ही बार में आ जाए सारे बर्फी। किसी भी हालत में एक स्टैक में 130 से ज्यादा बर्फी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 130 बर्फी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो हमारा क्या होगा? गिवन वैल्यू से कम आएगा। मतलब गिवन वैल्यू क्या है? यहां पे आपको गिवन वैल्यू क्या गिवन है? 420 एंड 130। इन दोनों नंबर से जो आपका आंसर आने वाला है वो हमेशा कम रहेगा। जब भी ऐसा कोई केस बने जिसमें आंसर हमारा हमें पता चल जाए कि गिवन वैल्यू से कम आने वाला है, उस टाइम पे हम लोग HCF फाइंड करेंगे। इससे आपके लगभग सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग कोशिश करेंगे इसी मेथड से सॉल्व करने का। ये तरीका था कि अगर आपका आंसर कम हो गिवन वैल्यू से तो हम लोग HCF निकालेंगे, लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को देख के ये अंदाजा लग जाए कि जो आपका आंसर आने वाला है वो गिवन वैल्यू से ज्यादा आएगा। और जब भी आपका आंसर गिवन वैल्यू से ज्यादा आने वाला होगा उस टाइम पे हम लोग फाइंड करेंगे LCM। ये मैंने इसलिए बताया
ताकि आप क्वेश्चन को देख के ये समझ पाए कि हमें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ। हालांकि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें सिर्फ एचसीएफ ही पढ़ा है, तो सारे क्वेश्चन में एचसीएफ ही निकालना है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस टाइम पे आपके पास ये ट्रिक पता होना चाहिए, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा पाए कि हमें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ। अगर आपका आंसर लेस देन गिवन वैल्यूज होगा तो आप एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन अगर आपका आंसर गिवन वैल्यूज से ज्यादा आने वाला होगा तब आप एलसीएम निकालेंगे। ये आप नोट करके इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को। अब हम लोग इन्हीं दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये पता चल गया कि हमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने के लिए हम पुराने मेथड को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।